नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भूगोल के प्रश्नों को। और लेते हैं पहला प्रश्न। लवणीय मृदा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? लवणीय यानी नमक युक्त। पहला, ये मृदाएं शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरा, पंजाब तथा हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। तीसरा, इनमें आमतौर पर नाइट्रोजन और कैल्शियम यानी चूना की अधिकता होती है। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला कथन सही है क्योंकि मुख्य रूप से शुष्क जलवायु तथा खराब अपवाह के कारण लवणीय मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाशय वाले क्षेत्रों में यानी जहां पानी लगा रहता है वहां पाई जाती हैं। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कथन 2 भी सही है क्योंकि अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, खासकर हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही हैं यानी नमक युक्त होती जा रही हैं। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिकात्व क्रिया यानी पानी का ऊपर चढ़ने की जो क्रिया होती है, इसको बढ़ावा मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है पानी के साथ और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, खासकर पंजाब और हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञ जिप्सम डालने की सलाह देते हैं। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि लवण मृदा में यानी लवण युक्त मृदा में, नमक युक्त मिट्टी में नाइट्रोजन और कैल्शियम यानी चूने की कमी होती है। अधिकता नहीं बल्कि कमी होती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अफ्रीका में साहेल, जो कि पिछले 1 साल से लगातार चर्चा में है, पिछले 1 साल से क्या, पिछले 1 दशक से, यह क्या होता है? विकल्प हैं ए दक्षिण अफ्रीका का ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। बी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली एक जनजाति होती है ये। सी सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उत्तर मध्य अफ्रीका का एक विस्तृत मैदान है ये। अथवा डी सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उत्तर मध्य अफ्रीका में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अर्ध शुष्क क्षेत्र को करू कहा जाता है। ये भेड़ पालन के लिए जाना जाता है, जबकि साहेल सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उत्तरी मध्य अफ्रीका में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है। ये अर्ध मरुस्थल पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में अरब सागर तक लगभग 4000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। साहेल सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, उत्तरी नाइजीरिया, चाड, दक्षिण सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती जैसे देशों में फैला हुआ है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? लवणता पे 2-3 प्रश्न हो गए आज। पहला, पवनें महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करती हैं। दूसरा, आमतौर पर गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता में कमी आती है। और तीसरा, उच्च वाष्पोत्सर्जन के कारण भूमध्य सागर की लवणता अधिक होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य है। कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिसमें महासागरों की सतह के जल की लवणता खासकर वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के कारण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन यानी हवाएं भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में
स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता हेतु उत्तरदायी हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह के बीच में जो साल्ट का जो डिफरेंस होता है वो महासागरीय धाराओं के कारण भी होता है। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ की लवणता प्रभावित होती है। इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि महासागरों के सतही क्षेत्रों और गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में स्पष्ट अंतर होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। आमतौर पर लवणता गहराई के साथ बढ़ती है और एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे कि हैलोक्लाइन कहा जाता है वहाँ ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तीसरा कथन सही है, क्योंकि उच्च वाष्पीकरण होने के कारण भूमध्य सागर में वहाँ की लवणता काफ़ी ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पृथ्वी से संबंधित अक्षांश पृथ्वी के उष्ण क्षेत्रों को निर्धारित करने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। अक्षांशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से सही हैं? पहला, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। दूसरा, ध्रुवों एवं कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। तीसरा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्रों को अधिकतम ऊष्मा यानी सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य साल भर में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों की अवस्थित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कर्क रेखा यूरोप से होकर गुजरती है। दूसरा, एशिया से होकर केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। तीसरा, दोनों कर्क एवं मकर रेखाएं तथा विषुवत रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं, कथन 1 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त होकर इससे गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। कर्क रेखा इससे होकर नहीं गुजरती है। दूसरा कथन सही है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा भी इससे होकर गुजरती है। तीसरा कथन भी सही है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।